जिनके पास कागज पत्तर नहीं हुए, जो अपनी मतदाता होने की जो क्वालिफिकेशन है उसको प्रमाणित नहीं कर सकते, वो सब लोग वोट दें, ये कहाँ लिखा है? किस किताब में लिखा है कि नहीं नहीं जो रह रहा है या वो वोट दे? ऐसा किसने बताया? ऐसा तो कहीं नहीं। नहीं, अरे फिर भी क्या होता यार, मुझे ये बताओ संविधान की किस धारा में लिखा है? किस धारा में लिखा? एक भाग साहब, एक मिनट, फिर पूरी बात कहना। अभी एक तो सवाल तो सुन लो यार, ये रैली थोड़ी ना है। संविधान कहता है वोटर कौन होगा? ना ममता बनर्जी कहने से होगा, ना नरेंद्र मोदी कहने से होगा, ना राहुल गांधी कहने से होगा। कौन वोटर होगा? जो भारत का नागरिक हो। यानी सबसे पहले शर्त, भारत की नागरिकता अनडिस्प्यूटेड होनी चाहिए हक साहब के पास, अमिताभ अग्निहोत्री के पास। अगर वो डिस्प्यूटेड है, कागज पत्तर नहीं है, तो वोट नहीं डालेंगे, नहीं डालना भी चाहिए। किसी को अच्छा लगे तो, खराब लगे तो। हक साहब यही है ना, संविधान तो दो ही बातें कहता, भारत की नागरिकता और 18 साल की उम्र, और पागल ना हो। पागल वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देंगे, पागल को भी सही मान लो, चलो, लेकिन दो चीज तो हो ना। हक साहब नहीं, देखिए आप जो बात अमिताभ भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं उस बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ। लेकिन आज देखिए सप्लीमेंट्री लिस्ट में 17 लाख जो आदमी, तो आज 152 सीट जो विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, पहले इसका सारे लोगों को कागजात प्राप्त नहीं हुए हैं। हो सकता है कि वो लोग वोट देने से वंचित। तो ठीक है, जब कागजात ढूंढ, भैया हक साहब, जब कागजात ढूंढ लेंगे तो अगले चुनाव में वोट दे लेंगे। कोई बर्फ गिर रही है क्या? ये क्या समस्या है? बिना कागज वोट क्यों दिलाना चाहते हो? मैं ये समझ नहीं पा रहा। बिना कागज भीड़ में क्यों घुसाना चाहते हो? कि ना मानो भैया हैं, इनको भी जान दो अंदर, क्यों? बिना कागज का, बिना वोटर कार्ड का कोई भी नहीं देगा, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में 62 लाख लोगों का था, जहां सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद समझ लिए कि सप्लीमेंट्री लिस्ट जो 2 दिन पहले आया है वो सारे लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। अग्निहोत्री जी, ये मैं कह रहा हूं। हक साहब अगली बार से, ठीक है हक साहब आगे बात, अगली बार से सब लोग सीख लेंगे, कागज पत्र दुरुस्त रखेंगे, और नहीं दुरुस्त रखेंगे तो हम मानेंगे ये भारत के नागरिक नहीं है, बात खत्म हो गई। अब तो इसमें कुछ संशय नहीं होना चाहिए। भारत का जो नागरिक नहीं, जिसकी नागरिकता संदिग्ध हो, वो वोट क्यों दे? बात ही खत्म हो गई। क्या ऐसा तो कहा नहीं बंगाल में आयोग ने किसी से कि MRI करा के लाओ तब वोटर बनाएंगे, ऐसा तो नहीं कहा ना। अरे भाई भारत के नागरिक हैं, इसका तो प्रमाण मांगा जाएगा नहीं? हक साहब अमिताभ जी, हाँ 100% मांगा जाएगा है? लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, ये काम जो अभी 2024 के बाद हो रहा है 26 में, इसके पहले क्यों नहीं किया गया? अभी जो विराजमान 240 सीट लेकर के हैं, इन्हीं वोटों के जरिए आज विराजमान है, इस पर आप क्यों नहीं तत्पर कर रहे हो? ठीक हक साहब, मेरा मानना है, ठीक है हक साहब, मेरा मानना है आप नाराज है इस वक्त, आपको नाराज होना भी चाहिए क्योंकि चुनाव फंसा हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए ये 2019 में भी ये करते ना, तो भी आपको इतनी नाराजगी होती कि 21 में चुनाव है, 19 में ऐसा कर रहे हो। ये कभी करते आपको तकलीफ होती। और सुन लो, जो आरोप आज भाजपा लगा रही है, हक साहब मुझे पता नहीं आप कब से तृणमूल में जुड़े हो, मैं ममता बनर्जी को व्यक्तिगत तौर पर 30 साल से जान रहा हूं। 30 साल से मैंने ममता बनर्जी की ज्योति बाबू के विरुद्ध की लड़ाई देखी है, व्यक्तिगत तौर पर, गूगल से नहीं, व्यक्तिगत तौर पर। क्या जो आरोप बीजेपी लगाती वही सब आरोप ममता जी लगाती थी। हमारे यहां वहां आईएनएस बिल्डिंग में आके वो फोटो दिखाती थी कि देखो सर काट दिया, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, छापो। वही तो सब बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं। इसमें अंतर कहां आया? तब टीएमसी वाले वही जवाब नहीं, तब सीपीएम वाले वही जवाब देते थे कि ममता पागल है। वो मालूम क्या कहते थे हम लोगों से? ममता पागल है, इसकी बात मत मानो, ना सब भालवा रोशगुल्ला, वो लोग कहते थे, वो भी आते थे मिलने। वही बात अब आप कह रहे हो कि सब चंदा जी रोशगुल्ला, ये भाजपा ही पागल है। बंगाल की त्रासदी यही है, 34 साल
लेफ्ट वाले भोग के गए राज, 20 साल कांग्रेसी, 15 साल ममता जी। हो गया हिसाब बराबर। हक साहब 5 साल 4 मई को फिर से चौथी बार। अच्छा, आप कांग्रेस का रिकॉर्ड बराबर करने के चक्कर में हो, हैं कि 20 साल हम भी हो जाएं? हक नहीं साहब, सर, 20 साल नहीं, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। नहीं, लेकिन अब ज्योति बाबू तक के रिकॉर्ड में तो मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि ममता जी की उम्र भी है अब 34 साल में, तो अभी बहुत दूरी है क्या। और दूसरी ममता बनर्जी तो जन्मी नहीं बंगाल में, ये भी जान लो। मैं बड़ा तटस्थ होकर व्यक्ति का मूल्यांकन करता हूं। ममता बनर्जी से भाजपा को 100 आपत्तियां हो सकती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि दूसरी ममता बनर्जी बंगाल में जन्मी नहीं, और बहुत सामान्य रूप से जन्मती भी नहीं है ऐसी पर्सनैलिटीज। अब ये आप भी जानते हो कि उनके बाद कोई ऐसा नहीं है हक साहब क्या, जो पार्टी का झंडा डंडा भी बचा ले जाए, ये भी आप जानते हो। लेफ्ट का सितारा कभी नहीं डूबेगा, वो बरतानिया हुकूमत जैसा लगता था लेफ्ट हमको क्या। आहा, नींबू काट कलप का कुर्ता पहन के चिकनकारी वाला ज्योति बाबू निकलते थे क्या, पूरा बंगाल हिलता था। उनका झंडा भी गायब हो गया, डंडा भी गायब हो गया ना लेफ्ट वालों का क्या। अब तो ये कहीं किसी कोने में मेरे ख्याल से बीड़ी पीते होंगे बंगाल में, और तो कुछ ज्यादा बचा नहीं क्या। कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए, विधान बाबू की कांग्रेस, जो नेहरू को जवाहरलाल बोलते थे, वो विधान बाबू है। दिया बत्ती करने वाला नहीं कोई ऑफिस में, गलत कह रहा, क्योंकि आप विधान बाबू दूसरा नहीं पैदा कर पाए, लेफ्ट वाले ज्योति बाबू पैदा नहीं कर पाए, और टीएमसी ममता बनर्जी पैदा नहीं कर पाई दूसरी। इस पर चिंतन करना। 3 ही चेहरे ने बंगाल का राज्य किया है। विधान चंद्र राय बड़ा चेहरा, फिर ज्योति बाबू बड़ा चेहरा, फिर ममता बनर्जी बड़ा चेहरा, और तीनों की पार्टियां उनकी प्रतिकृति नहीं तैयार कर पाई। आनंद अमित जी, तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि 4 तारीख को हमारे पक्ष में सरकार जनादेश आएगा और हम चौथी बार शपथ लेंगे बंगाल में। मुझे एक बात और लगती है कि अगर इस बार भाजपा आपकी पार्टी नहीं जीत पाई, तो आपके काडर का भी इतना बुरा हाल हो जाएगा। आनंद जी, बुरा ना मानना, वो बुरा हाल हो जाएगा। लिख लो मेरी बात, वहां पैरामिलिट्री फोर्स नहीं, वहां थलसेना रहे। अरविंद जी समझना, वहां भारत की 10 लाख थलसेना भेज दो। अगर ममता जी ने चौथी बार शपथ ली, लिख लेना भैया, कहीं नोट कर लेना, क्या ऊपर बताना कि मैंने कहा, तो आपका भी झंडा डंडा मुश्किल हो जाएगा बंगाल में ढूंढना। लिख लो क्या, आपके कार्यकर्ता सबसे मुड़वा के गंगा जल अपने ऊपर डाल के टीएमसी दफ्तर के बाहर खड़े होंगे। आनंद जी, देखिए भैया जी, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से चुनाव खत्म होता है, उस दिन से हम चुनाव की प्रक्रिया में लग जाते हैं। ये आप मेरे से बेहतर आप जानते हैं। आज जिस तरीके से जनता बाहर निकल कर आई है, जिस तरीके से वोटिंग हो रहा है, और हमने जो विगत 5 16 में हम 3 सीट, 21 में हम 78 सीट पर आ गए, और 2026 का चुनाव लड़ रहे हैं, और इस मजबूती के साथ लड़ रहे हैं कि ममता दीदी को अपने भवानीपुर जैसे विधानसभा में 2 दिन नुक्कड़ नाटक सभा करने की जरूरत पड़ जा रही है। ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हमने 1-2 बात की चर्चा है। एक सेकंड लेंगे फिर। अमित जी, मैं मजबूती पर चर्चा नहीं कर रहा, मैं नेट रिजल्ट पर अगर आप नहीं जीते क्या, तो बंगाल में इतनी भीषण भगदड़ मचेगी, मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए क्या, आपका कोई नेता उस भगदड़ को रोक नहीं पाएगा। मन टूटता है ना। अखिलेश यादव की पार्टी के साथ समस्या क्या हुई, यादव और मुसलमानों ने बाद में कहा कि भैया हम पूरे जितनी हमारे फेफड़े में जान थी हम पूरी ताकत लगा दिए हैं, लेकिन बनी नहीं सरकार। मन टूटता है। भाई 2,50,000 2,40,000 पैरामिलिट्री फोर्स, इतना सब कुछ, गृहमंत्री 15 दिन वहां, इसके बाद तो बननी चाहिए। नहीं बनेगी तो सब झंडा उतार के घर में रख लेंगे।
और पत्ती वाला झंडा लगा लेंगे। तो वो कहेंगे भैया हमको यहाँ वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। जी अमित जी गलत नहीं कह रहा भैया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। और हमारा कार्यकर्ता को भी ये बात का पता है और वहां की वोटर को भी इस बात का पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां सरकार नहीं बनती है तो 2021 की जो घटनाएं घटी थी उससे बड़ी घटना घटेगी। ये हमें नेता को भी पता है, कार्यकर्ता को भी पता है। लेकिन मैं राष्ट्रवाणी के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं भैया जी। अभी आपने ममता दीदी के आतंक, सीपीआई के आतंक की बात करी आपने। उसी सीपीआई के सरकार में 2 कांग्रेस के सेन बंधु होते हैं जिनकी हत्या सीपीएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा कर दी जाती है और उस हत्या के बाद उनके खून से चावल बनाया जाता है और उस 2 सेन बंधुओं की मां को खिलाया जाता है। और उसके बाद यही ममता दीदी सड़क से लेकर सदन तक पश्चिम बंगाल में जो तांडव करती है और जिसका प्रतिफल होता है कि वो सरकार में आती है, उसी घटना की पुनरावृत्ति विगत 15 वर्षों से ममता दीदी उसी बंगाल में कर रही है। और वहां का कार्यकर्ता और वहां का जनता और पूरा पश्चिम बंगाल करा रहा है। पश्चिम बंगाल माटी और मानुष की खून से तरा रहा है और ये कह रहा है कि 2026 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। हाँ हक साहब, छोटा सा एक सवाल, खेला होवे कि नहीं होवे? खेला तो आज देख रहे, खेला जिस हिसाब से हो रहा है 90% से ऊपर बम्पर वोटिंग हो रही है, तो ये हम लोगों के लिए समझ लिए गुड मैसेज है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए कि भारतीय जनता पार्टी देखिए इतनी बड़ी ताकत लगा दी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर करके। अच्छा हक साहब, एक छोटा सा सवाल और पूछ लेता हूँ। हक साहब, आप आज आपकी व्यस्तता है मुझे पता, लेकिन एक छोटा सवाल पूछ लूँ। राहुल गांधी जी ने कहा कि ममता बनर्जी ने अगर ठीक ठाक सरकार चलाई, साफ सुथरी सरकार चलाई होती तो भाजपा बंगाल में नहीं घुस सकती। ये ममता बनर्जी ने सरकार साफ सुथरी नहीं चलाई, इसलिए आज भाजपा खड़ी है बंगाल में, राहुल गांधी कह रहे हैं। अमिताभ जी हमको 30 सेकंड का समय दीजिए, देखिए मैं तो जवाब दूंगा। ये जो चुनाव हो रहा है ये पश्चिम बंगाल के लिए एक इतनी जबरदस्त चुनाव है। ये भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से यहाँ पूरा ताकत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में, हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर जी के रूप में, हमारे आदरणीय समझिए रक्षा मंत्री के रूप में, और जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर है तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और भारत के 19 राज्यों के डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी जबरदस्त तरीके से यहाँ आकर के 20 साहब, तो इसमें बुरा क्या है? आना भी चाहिए, इसमें बुरा क्या है? आना भी चाहिए, बुरा क्या है? मुख्यमंत्री केवल रबड़ी खाने के लिए है क्या? लेकिन उसके बावजूद भी उनके बावजूद भी उनको सत्याग्रह लगेगी तो कितनी बड़ी दुख की बात है। एक नारी ममता बनर्जी के रूप में 100 पर भारी, पूरा समझिए कैबिनेट पर भारी, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन राहुल गांधी ऐसा क्यों, एक मिनट हक साहब, एक मिनट बाबा, राहुल गांधी ऐसा क्यों करेंगे? ममता बनर्जी ने सरकार ठीक नहीं चलाई इसीलिए भाजपा मजबूत हो गई, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये राहुल जी कहने का मतलब है यहाँ तो पश्चिम बंगाल में 16 सीट अभी है उनके पास, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि किसी तरह का इस तरह का बोल कर करके 2, 4, 5 सीट हमें प्राप्त हो जाए पश्चिम बंगाल में। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि भारतीय यहाँ नेशनल कांग्रेस की परिस्थिति अच्छी है। ये कहीं न कहीं समझिए कि हो सकता है कि हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश और एलिगेशन लगाने की कोशिश की जा रही है। हम ये नहीं समझते हैं कि ये खूब अच्छा मैसेज। ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक बात। रवि प्रताप सिंह जी, टीएमसी कह रही है हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी ने ये एलिगेशन लगाया। बदनाम करने के लिए लगाया नहीं लगाया, उसका कितना लास्ट समय होगा, हमको फायदा होगा, वो तो 4 को पता चलेगा। लेकिन मैं संजीदगी से आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जिन 27 लोगों को हमने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में बाहर किया है, निश्चित रूप से उनकी नागरिकता संदिग्ध है। अगर उसमें से आधे भी पाए जाते हैं जो विदेशी हैं, तो ट्रंप के तरह से बेड़ी लगा के ले चलिए, हम आपका समर्थन करते हैं। और अगर वो आधे लोग भी मिल जाते हैं कि सही थे, तो भारत के चुनाव आयोग को देश से माफी मांगना चाहिए कि मेरी विधा में कहीं कमी थी कि एक वोट और एक सरकार जो बन सकता है
उसको हमने 13 लाख लोगों को रोका, ठीक। और जान लीजिए 13 लाख वोट कम से कम 130 विधानसभाओं को जिताने और ठीक है हारने का रवि जी, काम ठीक करते है। हैं। 10,000 में ठीक है। पाला पलट जाता है। जी, हम ठीक। साथ हैं, निकालिए जी। बेड़ी लगा के। ठीक है, ठीक है। निकाल, चाहे शुक्रवार को भी लो चाहे इतवार को लो, लेकिन सोमवार को वो वोट नहीं डालनी चाहिए। क्या निकालने का काम थोड़ा इत्मीनान से हो सकता है, लेकिन वोट नहीं डालने में, उस लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे, पंगत में नहीं बैठाएंगे। ये जान लो, हिंदी में पंगत में नहीं बैठ सकते। फिर सोचेंगे आपका क्या करना है, लेकिन सबसे पहले आपको पंगत से बाहर करेंगे। और जो लोग उनको कवर फायर दे रहे हैं दाएं से बाएं से बुद्धि लगा के, उनको भी बेनकाब करना चाहिए। जो संदिग्ध है वो वोट क्यों दे? सरल भाषा में बात यार, काय को परेशान हो? कांग्रेसी संदिग्ध है? नहीं, फिर काय को कांग्रेस परेशान है? गजब बात है। दुबे जी, लास्ट वो बंगाल का परिणाम और या मोटे तौर पर इन 5 राज्यों का परिणाम आपके हिसाब से देश की राजनीति में क्या फर्क डाल सकता है? छोटी सी टिप्पणी, फिर अरविंद जी के पास। मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या पर। अरविंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से। देखिए अमिताभ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये छोटा विषय है। बड़ा विषय ये है कि बंगाल में क्या इसी तरह से डेमोग्राफी चेंज होगी, क्या ऐसे ही घुसपैठिया आएंगे, और क्या भारत के संविधान को धत्ता बताया जाएगा। आज केंद्रीय एजेंसियां वहां जा नहीं पा रही हैं, आज वहां जजेस को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कहना पड़ता है कि मैं पूरी रात अपने जजेस को बचाने के लिए, न्यायिक अधिकारियों को बचाने के लिए जगा रहा। ये चुनाव तय करेगा कि बंगाल वास्तविक रूप से वास्तविकता के धरातल पर भारत से अटूटता से जुड़ा रहेगा या नहीं जुड़ा रहेगा। नहीं तो जम्मू कश्मीर की तरह से कहने के लिए भारत का अंग है जरूर है, लेकिन भारतीय संविधान के प्रावधान लागू होने वहां मुश्किल हो जाए। ठीक है, दुबे जी 30 सेकंड फॉर यू। जी जी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि 3 राज्यों में तो 4 में बाहर का ही था, और असम में उनकी सरकार थी। तो अगर यही समीकरण बनते हैं तो ज्यादा असर पड़ने वाला कुछ है नहीं, एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, सब अपने अपने तरीके से करेंगे। हाँ, इस बात की जरूर ये है कि अगर बंगाल में सत्ता का परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के हौसले बढ़ेंगे और बीजेपी उसको बुलाने में पूरी अपनी कोशिश करेगी। ठीक बात।